नमस्कार दोस्तों। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, उसका लेखा जोखा कौन करेगा कि स्वर्ग कैसे बचाएं। वाकई में हमने कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं किया है, और जिस चीज़ का हमने अनुभव नहीं किया है हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं या उसमें क्या गलतियां हो रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, उसका लेखा जोखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी लाइफ के बारे में पता होता है। हम एक एम बनाकर चलते हैं, अगर एक फोकस बना के चलते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम एक अपना वे बनाते हैं, एक अपना रास्ता बनाते हैं कि इसको इस तरीके से करना है। लेकिन कुछ वक्त के बाद अगर हमें समझ में आता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, मतलब कि जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं उस तरीके से हम उस चीज़ को नहीं पा पाएंगे, तो हमें अपने कार्यों में जो अभी तक किए हैं उसका एक लेखा जोखा बनाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है। उस सुधार के द्वारा ही हम अपने कार्य को आगे करेंगे, तब जाकर हमें वो चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसका एनालिसिस करिए कि उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में वो कार्य चल रहा है कि नहीं। अगर उसका आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और क्या इम्प्रूव करना है। उसके बाद में जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लाइफ का लेखा जोखा नहीं करना है, लेकिन लाइफ में जो कार्य कर रहे हैं उनका ज़रूर करना है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ऑडिटिंग करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई कार्य हो या फिर आपके फाइनेंशियल चीज़ से संबंधित हो, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से हम अपने इस कोटेशन से संबंधित विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ रुख मोड़ते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम जिस आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है ये। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं, ये एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंतर्गत इसका उल्लेख हमें मिलता है। और ये कौन से पार्ट में आते हैं आर्टिकल्स? ये आते हैं पार्ट 5 में, भाग 5 में, अध्याय 5 में, पार्ट 5 के अध्याय 5 में इनका वर्णन हमें मिलता है। कैग की सारी जानकारी मिलती है, किस तरह से ये वर्क करता है, इसका गठन किस तरह से हुआ है, ड्यूटीज़ क्या हैं, इसकी पावर्स क्या हैं और ये किस तरह से अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। ये सारी जानकारी हमें आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंदर मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैग ऑफ इंडिया। वर्तमान में अभी कैग कौन है? श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू अभी कैग है इंडिया के। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है अभी ये। कौन है अभी? श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू। यहाँ पर हमें जो कैग है इसके विज़न, मिशन और वैल्यूज़ की जानकारी मिलती है। तो विज़न क्या है इसका, मिशन क्या है और वैल्यूज़ क्या क्या है इसकी, ये सारी जानकारी हमें कैग की मिलती है यहाँ पर। तो कैग का विज़न क्या है? इसका विज़न है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करना, लेखांकन करना और लेखा परीक्षा करना। किस तरह से और किसके लिए? ये इंडिपेंडेंट रूप से करना, ठीक है, और बैलेंस्ड और टाइम के साथ में करना। क्योंकि जितने भी ये पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी संस्थाएं हैं उनके लिए ऑडिटिंग करना है, उनके लिए अकाउंटिंग करना है। तो ऑडिटिंग मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अकाउंटिंग होती है कि जैसे आपको 100 रुपये मिले हैं, अब 100 रुपये को आप किस तरह से खर्च करते हैं, उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ पर आपने खर्च किया है, उसकी सारी चार्ट शीट तैयार करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। ऑडिटिंग क्या होता है? अब ऑडिटिंग ये है कि जैसे आपको 100 रुपये मिले थे किसी कार्य के लिए, मान लो 100 रुपये दे दिए आपको किसी ने कॉपी खरीदने के लिए या बुक खरीदने के लिए कोई सी, लेकिन अब वो 100 रुपये से क्या कर रहे हैं, आप कुछ और करने लगे। बुक ना खरीद कर आपने या तो समोसे खाने में, फुल्की वगैरह खाने में, गुटखा खाने में, सिगरेट में या किसी और चीज़ में आपने वेस्ट कर दिए। तो
उसकी होती थी, उसकी फिर होती है ऑडिटिंग। क्योंकि अगर आपने सही जगह पैसा नहीं खर्च किया है, मतलब अकाउंटिंग सही नहीं की है, लेखांकन सही नहीं किया है, जहां आपको खर्च करने के लिए पैसे दिए गए थे वो आपने नहीं किया, तो उसके अलावा आपने कहीं तो पैसे खर्च किए हैं। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा पैसे कहाँ गए हैं, जैसे आपने, आपके मम्मी पापा ने पैसे दिए थे तो बुक खरीदने के लिए, आपने वहाँ खर्च नहीं किए, कहीं और कर दिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि भैया कहाँ खर्च किए हो। तो उसकी ऑडिटिंग जो हो, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने बुक के लिए पैसे दिए गए थे, आपने कहीं और खर्च कर दिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, इसकी जानकारी या इसका पूरा परीक्षण करना क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये दोनों काम होते हैं किसके, कैग के दोनों काम होते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना। अब हम कैग के मिशन की बात करते हैं। तो कैग का जो मिशन होता है वो होता है जितना भी इंडिया में पैसा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर में हो या पब्लिक फाइनेंस वगैरह में हो, उस पैसे का सही अकाउंटेबिलिटी रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना कि वो सही जगह पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें एक उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करना। ये इसका मिशन होता है कि जितना भी पैसा है, जितना पैसा पब्लिक के लिए लगाया जा रहा है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर या कोई भी, जितना इंडिया में पैसा है वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं गायब हो रहा है। जैसे अपन ने बात की थी अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग की, तो उन चीज़ों का लेखा परीक्षण करना, लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना, इसका मिशन होता है कि जो जितना भी पैसा है वो सही जगह खर्च होना चाहिए। तो ये इसका मिशन होता है। कैग की अगर हम कोर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो कोर वैल्यूज़ में क्या क्या है, कोर वैल्यूज़ ये किस तरह की है कैग की, ये है परफॉर्मेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ट्रांसपेरेंसी, पॉजिटिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी कोर वैल्यूज़ हैं। ये इसी वैल्यूज़ पर कार्य करता है। मतलब कि जो भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक हैं, उनके जो मुख्य मूल्य जो होते हैं वो क्या क्या हैं, वो है मार्गदर्शन करना। किस चीज़ के लिए, कि जितना भी हमारा पैसा है उसको किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करना। किस बेस पर, प्रदर्शन के बेस पर, वो किस तरह से प्रदर्शित करेंगे ये हमें बताएंगे। स्वतंत्रता, किस तरह से स्वतंत्रित हैं इस पर, और निष्पक्षता रहनी चाहिए उनके अंदर, अखंडता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, व्यावसायिक चीज़ों के साथ में, व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ में, उसमें पारदर्शिता रहती है, और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये आंकलन करते हैं सारी चीज़ों का, और हमें उसकी जानकारी देते हैं कि ये वाला पैसा था और यहाँ इस तरीके से इसको खर्च किया जाना था। ये इसके मुख्य मूल्य होते हैं, कोर वैल्यूज़ होती हैं कैग की। तो इस तरह से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं इन्हीं वैल्यूज़ के साथ में। कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, स्वतंत्रता के साथ में, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता कि किसी ने इनको कैग को पैसा खिला दिया, और मतलब आप समझ गए होंगे। कैग का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसको हम देख लेते हैं अभी। ये रहा कैग का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। वर्तमान में जो अभी कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो हैं अभी श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू। देखो यहाँ पर सभी सदस्यों के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कौन है, डिफेंस एंड रेलवे में, तो सभी के लिए दिया हुआ, हर एक डिपार्टमेंट में एक डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल होता है जो उस डिपार्टमेंट की सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसकी ऑडिटिंग कराते हैं, अकाउंटिंग कराते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो इंडिया के हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। वो लिस्ट काफ़ी लंबी है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो डिप्टी कैग होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की दी हुई है। तो हिस्ट्री में दो तरह से दिया हुआ है,
1947 से लेकर 1989 तक का, उसके बाद में 1990 से लेकर 2007 तक की हिस्ट्री दी है। पीडीएफ के फॉर्म में सारा कुछ दिया है, तो अभी हम इसको शॉर्ट में लिखकर आपको बता देंगे, तो आप वो शॉर्ट में देख लेना कि कहाँ से किस तरह से ये कैग की हिस्ट्री रही है, किस तरह से इसका आगे बढ़ती गई है, किस तरह से बॉडी तैयार हुई है, इसको अभी हम देख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मल कैग जितने भी अभी तक कैग हुए हैं उनकी लिस्ट दी है। अभी तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनके पहले कौन थे, राजीव महर्षि थे, और उसके बाद उसके पहले कौन थे, शशिकांत शर्मा जी थे, और सारी लिस्ट दी हुई है। तो पहले कैग कौन थे, पहले कैग थे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले 1860-1862 के समथिंग जो बने थे, वो थे जो सबसे पहले कैग बने थे, वो थे एडमंड डरमंड। ये बने थे 1860 से लेकर 1862 तक रहे हैं। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो 14th कैग बने हैं, 14वें नंबर के कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो 14वें नंबर के कैग हैं आज़ादी के बाद। और अगर हम आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक के देखेंगे तो वो शायद 30वें नंबर के कैग हैं। लेकिन हमें आज़ादी के बाद का याद रखना है कि आज़ादी के बाद कौन से नंबर के कैग हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडियन कैग रहे हैं, तो वो 14वें नंबर के कैग हैं। आज़ादी के टाइम पे जो कैग रहे हैं, आज़ादी के बाद जो कैग बोला जाएगा उनका नाम है नरहरि राव। 1948 से लेकर 1954 तक कैग रहे हैं। 1948 से लेकर 1954 तक नरहरि राव कैग रहे हैं। तो आज़ादी के बाद कैग कौन रहे हैं, नरहरि राव। पहले को कैग कौन रहे हैं, एडमंड ड्रमंड रहे हैं, वो 1860 से लेकर 1862 तक रहे हैं। वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, वो आज़ादी के बाद 14वें नंबर के कैग हैं, और पहले से स्टार्टिंग से लेकर अगर देखा जाए तो 30वें नंबर के। लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है, हमें केवल याद रखना है कि आज़ादी के बाद कौन से नंबर के कैग हैं, वो है 14वें नंबर के। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें कैग की, तो ये कुछ के इंटरनेशनल बॉडीज़ दी हुए हैं, उनसे उनके नाम दिए हुए हैं, एक बार आप नज़र डाल लीजिए। तो ये कुछ इस तरह नाम हैं उनके। इनसे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है कैग बॉडी के, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो संबंध हैं, वो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हैं। कैग के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए हुए हैं, संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनकी जानकारी हमें दी है, तो हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख दिया है, और यहाँ पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका गठन दिया गया है कि किस तरह से होगा। जो कैग हैं इनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका रिमूवल होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में शपथ के लिए बोला गया है, जो ओथ होती है कैग की वो दिलाई जाएगी, उसके बाद में ही वो अपनी जो ड्यूटी है, जो कार्य हैं, उनको आगे सुचारू रूप से करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि पहली बात तो ये है कि जो इनकी सैलरी होती है वो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा इंक्रीज़ भी की जा सकती है। तो ये क्या होता है, जैसे अभी वर्तमान में कोई कैग है, उनकी जिस सैलरी बेस पर उनकी अपॉइंटमेंट होगी वो लास्ट तक उसी बेस पर चलेगी। लेकिन अगर अभी किसी लॉ के द्वारा अगर उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो वो जो वर्तमान में हो उनके में नहीं होगा, जो लेकिन नेक्स्ट बनेंगे कैग उनकी सैलरी इंक्रीमेंट में वो चीज़ देखी जाएगी जो अभी इंक्रीमेंट हुआ होगा। और अभी इनकी जो सैलरी होती है ये होती है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी इक्वल सैलरी है। ये दिया हुआ है
सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अगर कैग है, जो भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनका अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो वो उसके बाद भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर चाहे वो केंद्र में हो, यूनियन में हो, या फिर किसी राज्य में, वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। वो उसके लिए पात्र नहीं होते हैं, ये क्लियर लिखा हुआ है। वो कोई भी ऑफिस होल्ड करके नहीं रख सकते, मतलब किसी भी लाभ के पद पर फिर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर देखो, जब वो कैग रहेंगे उस टाइम कोई भी ऐसी कुछ घटना नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसकी पदवी जो है उस पर कोई दाग लगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए रिटायरमेंट के बाद वो कहीं भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह शर्त के तौर पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि भाई आपका अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो आप किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करोगे, चाहे वो यूनियन में हो या स्टेट में हो, चाहे वो भारत सरकार के लिए हो या फिर किसी राज्य सरकार के लिए हो। आप दोनों में से कहीं भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे रिटायरमेंट के बाद में। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो कैग हैं, इनके कंसल्ट से जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो ये लेखा विभाग है, लेखा परीक्षक विभाग है, और इसमें जो प्रशासनिक नियंत्रण है, इसके लिए जितनी भी नियम कानून रहेंगे और शर्तें रहेंगी, सेवा शर्तें रहेंगी, ये राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से ही बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में दिया हुआ है कैग की, मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 149 में जो कार्य हैं और जो शक्तियां दी गई हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, उसकी जानकारी मिलती है, उसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक एक्ट निकाला था 1971 में, उसमें इसकी ड्यूटीज़, पावर्स और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं, इनके बारे में दिया है, इनकी जानकारी दी है। और इसी के बाद 1976 में भी उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि जो अकाउंटिंग है और जो ऑडिटिंग है उसको अलग अलग कर दिया गया है। तो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि जो कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो किस तरह से कार्य करेंगे, उनको क्या क्या शक्तियाँ मिलेंगी और क्या क्या उनके पावर्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, किस तरह के कार्य हैं वो करेंगे। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है आर्टिकल 149 में। इसके बाद आर्टिकल 150 में दिया हुआ है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। अनुच्छेद 150 में जो यूनियन में, मतलब कि जो देश में और जो राज्यों में जो अकाउंट्स हैं उनके फॉर्म्स के बारे में दिया है। अगर लोकल बॉडीज़ है बनानी, जैसे कि स्टेट में अगर ज़रूरत है और भी सदस्यों की, लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल और स्टेट में जो बॉडीज़ हैं उनके लिए कोई भी परामर्श होगा या कुछ बनाना है, नई बॉडीज़ बनानी है, तो उसके लिए कैग से कंसल्ट करेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद में वो एक लोकल बॉडीज़ बना सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी स्टेट में। ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 150 के अंतर्गत। उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति कैग से कंसल्ट करते हैं कि भाई अभी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, यहाँ पर हमें और सदस्य चाहिए हैं। इस तरह से ये आर्टिकल 150 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 151 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। लेखा परीक्षा जो रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी दी गई है अनुच्छेद 151 में। तो इसमें दिया हुआ है कि जो कैग है, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करते हैं। अनुच्छेद 151 में दिया हुआ है कि जो भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति कहाँ पर पेश करते हैं, राष्ट्रपति संसद में देते हैं। ठीक इसी तरह अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य में
जो कैग रहेंगे वो रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर को देते हैं और गवर्नर वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको देंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट का कार्य किया जाता है। राज्यों में जो राज्यपाल रहेंगे उनको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। फिर जो राज्यपाल रहेंगे वहाँ की जो विधानमंडल है वहाँ पर ये रिपोर्ट पेश करते हैं। इस तरह रिपोर्ट का आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे ये फील्ड है कैग की या किसी संस्था में जो भी जानकारी मिलती है उसमें जो गलतियाँ रहेंगी उनमें सुधार होगा और उसके लिए पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है कार्य करेगा आगे कि यहाँ पर अगर कोई घोटाला है या कुछ कमी आती है तो उस पर सुधार करेंगे। फिर आर्टिकल 279 में नेट प्रोसीडिंग के बारे में दिया है। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन है कि टैक्स वगैरह और जो उसमें जो पार्लियामेंट के लॉ हैं इसके हिसाब से जितनी भी ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग रहेगी उस पर कैसे कार्य करना है, ये सारी जानकारी दी हुई है। थर्ड शेड्यूल के सेक्शन 4 में जो कैग रहेंगे इनकी शपथ के बारे में दिया हुआ है। जो ओथ लेते हैं ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से इनको शपथ दिलाई जाती है। सिक्स्थ शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट एवं रीजनल फंड की जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये फंड आता है, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल फंड्स आते हैं इस बॉडी के लिए, कैग के लिए। तो ये सारी जानकारी दी हुई है। कैग की जो ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होती हैं इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था 1971 में। 1971 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के में ये सारी जानकारी दी गई है कि किस तरह से जो कैग है उसके कार्य होंगे, शक्तियाँ होंगी और किस तरह से उसकी सेवा शर्तें होंगी। तो ये सारी जानकारी दी गई है इसमें। जो ये 1971 में एक्ट आया हुआ था, एक्ट का नाम था कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल्स ड्यूटीज़, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ था। पहले तो ये जो एक्ट बनाया गया था 1971 में ये केवल सेवा शर्तों के लिए बनाया गया था कि जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज रहेगी इसके लिए, लेकिन फिर बाद में इसी एक्ट में जो ड्यूटीज़ हैं और पावर्स को भी शो कर दिया गया। जो कैग की ड्यूटीज़ और पावर्स और सेवा शर्तें रहेंगी वो इस एक्ट में लिख दी गई हैं कि किस तरह से जो कैग है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो किस तरह से अपने कार्य करेंगे, किस तरह से अपनी शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी सेवा शर्तें क्या क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़, पावर्स और सैलरी और सेवा शर्तों के बारे में कुछ नहीं दिया है। वो सारी चीज़ें दी गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत दी गई हैं। कैग की जो सैलरी रहेगी वो उसके बारे में दिया है 1971 में जो एक्ट है उसकी धारा 2 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके इक्वल रहेगी, उनके बराबर रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ टर्म ऑफ ऑफिस, जो टेन्योर रहेगा कैग का, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 6 ईयर का या फिर 65 ईयर तक का। 6 साल तक या तो वो कार्य पद पर अपना कार्य करेंगे, सेवा देंगे देश को, या फिर वो 65 की एज तक उस पद को संभालेंगे। तो इस तरह से उनका जो टर्म है केवल एक्ट में दिया हुआ है, ना कि इसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जानकारी मिलती है। जो एक्ट आया था 1971 में, एक्ट में लिखा हुआ या तो वो 6 साल तक कार्य करेंगे या 65 साल की उम्र तक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं अपना रेजिग्नेशन। एक्ट में जो धारा दी गई है 3, धारा 3 के अंदर ही ड्यूटीज़ और पावर्स का जिक्र किया गया है। जो कैग को शक्तियाँ दी गई हैं और जो उसके कार्य हैं उनकी जानकारी हमें 1971 में जो एक्ट आया था उसकी धारा 3 में जानकारी दी गई है। अभी तक हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ ऑफिशियल साइट से जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब हम उस जानकारी को अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया
को हम कैग के नाम से भी जानते हैं। अब कैग का काम क्या होता है? अकाउंटिंग करना, ऑडिटिंग करना, लेखांकन करना और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करना। अकाउंटिंग होती क्या है हम ये देख लेते हैं, और ऑडिटिंग होती क्या है हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अकाउंटिंग होती है, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको तैयारी करने के लिए, मान लो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब आप जाते हैं तैयारी करने के लिए, एमपीपीएससी के लिए आप जनरली इंदौर जाते हो, यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हो, तो आप तैयारी करने के लिए जाते हो। तो आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करोगे, उस रिपोर्ट में लिखोगे कि मम्मी पापा मुझे बुक्स के लिए इतनी फ़ीस की आवश्यकता है, और फिर कोचिंग फ़ीस के लिए इतनी तैयारी की, इतने फ़ीस की आवश्यकता है प्रिपरेशन के लिए। तो जो ये अकाउंटिंग करोगे कि बुक्स मटेरियल है उसमें कितना खर्चा आएगा, आपका कोचिंग फ़ीस में कितना खर्चा आएगा, आपका जो रहने का है, खाने का है, वो कितना खर्चा आएगा, तो इसकी रिपोर्ट तैयार करके अपने मम्मी पापा को दोगे। फिर वो क्या करेंगे कि आपको उतना पैसा देंगे। तो ये होती है अकाउंटिंग, क्योंकि जो पैसा मिला है या जो पैसा मिलने वाला है उसका एक आपके पास ब्यौरा है कि आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। ये हो गई अकाउंटिंग। अब मान लो आपके मम्मी पापा ने पैसा दे दिया, ठीक है, पैसे मिले हैं आपको। अब आपने जो अकाउंटिंग की थी, लेखांकन किया था कि मुझे यहाँ यहाँ खर्च करना है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल गया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए मिल गए हैं खर्चे के लिए, कोचिंग्स के लिए, बुक्स के लिए, रहने खाने के लिए। ओके, इतना पैसा मिला है। अब आप क्या करते हैं कि उन पैसे का यूज़ कैसे करते हो? आप चले गए तैयारी करने। अब आपने वो पैसा क्या किया कि आपने छोटी मोटी सस्ती सी कोचिंग ढूंढ ली। आपको खर्च करना था जहाँ 60,000 फीस थी, आपने 20,000 रुपये वाली कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब आपके पास पैसा बच गया, 40,000 कोचिंग वाला बचा लिया आपने। अब वो पैसा आपने खर्च कर दिया कहाँ? गाड़ी ख़रीद ली कि भाई मुझे तो घूमना है, मैं गाड़ी ले लेता हूँ बढ़िया, 2 व्हीलर कोई सी अच्छी सी, तो वो ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ आपको पैसा खर्च करना था वहाँ आपने ना करके कहीं और पैसा खर्च कर लिया। जहाँ के लिए आपको पैसा मिला था आप वहाँ खर्च नहीं कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं, इसकी जब जानकारी चेक किया जाएगा, आपके मम्मी पापा देखेंगे अरे गाड़ी कहाँ से आ गई इसकी, तो ये जो पैसा आपने कहाँ से निकाल के कहाँ खर्च किया है वो कहलाती है ऑडिटिंग। कि मतलब आपने सही जगह पैसा खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसकी जानकारी को इकट्ठा करना कहलाता है ऑडिटिंग। कि आपको जो पैसा दिया गया था, जहाँ उस चीज़ को खर्च करना था, आपने वहाँ ना करके वो पैसा कहीं और लगा दिया, मतलब कि घोटाला कर दिया। जो भी पैसा मिला था आपने उसमें घोटाला कर दिया, तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कैग के बारे में हमें संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में जानकारी मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक कैग की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जानकारी है। तो ये जो निकाय है, ये किस टाइप का निकाय हुआ? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, इंडिपेंडेंट संवैधानिक निकाय है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बॉडी है, जो निकाय है, कैग जो है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है, स्वतंत्र क्यों है। B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी चीज़ों में आरक्षण के बारे में या फिर अनुसूचित जनजातियों के आवाज़ उठाई। उनका मानना ये था कि जो ये बॉडी है कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो निकाय है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर की बॉडी है। क्यों है? क्योंकि जब इतनी सारी संस्थाएं बनी हैं, उनके लिए फ़ंड आता है, खर्चा होगा, तो वो जो फंड आएगा वो सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी जानकारी कौन देगा हमें? ये देगा हमें कैग, कंट्रोलर ऑडिट ऑफ इंडिया देगा, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया देगा। तो इसलिए इसको B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है, क्योंकि ये एक जो घोटाले वगैरह होने हैं
या जो भी अपना फंड आता है, जो भी पैसा है, वो सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी, इसका लेखा जोखा करके कौन रखता है? कैग करके रखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक करके रखते हैं। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हो जाते हैं इकोनॉमी के बेस में, फाइनेंशियल बेस में, क्योंकि ये इंडिया की जो इकोनॉमी है इन्हीं को ध्यान रखना है ना, कि सही तरह से वर्क कर रही है कि नहीं, मतलब सही तरह उसका जो भी पैसा आ रहा है, जितने फंड आ रहे हैं, सही जगह यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर ने इसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर की बॉडी बोला है। कि बी आर अम्बेडकर ने एक चीज़ और बोली है कि ये जो बॉडी है, ये जो निकाय है, ये एक ऐसा निकाय है जो वन ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का एक चौथा पिलर है, जो इस भारत में जो व्याप्त संविधान है उसको बनाए रखता है, जो इकोनॉमी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो अकाउंटिंग है, और इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा करके रखता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि एग्ज़ाम्स के लिए कुछ बॉडी बनाई गई, यूपीएससी पीएससी बनाई गई है, ठीक है। फिर इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई है, भारत निर्वाचन आयोग बनाया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये सारे कार्य देखते हैं, ठीक है। अब अकाउंटेशन, जो इंडिया का अकाउंटेशन होगा, जितनी भी ये पीएसयू वगैरह है, जितनी भी ये गवर्नमेंट बॉडी है, उसका अकाउंटेशन होगा, उसके लिए एक जो ये बॉडी बनी है उसको हम कैग बोलते हैं। अब कैग के लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं? तो आर्टिकल दिए हैं 148 से लेकर 151 तक, 151 तक दिए गए हैं। 148 में कैग के गठन की जानकारी मिलती है, उसके अपॉइंटमेंट्स की जानकारी मिलती है कि जो उसके ऑफिसर रहेंगे उनके अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। फिर 149 में अनुच्छेद 149 में कार्य और पावर्स की जानकारी मिलती है, ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में दिया गया है। फिर आर्टिकल 150 में दिया है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि राज्य और देश के अंतर्गत ये किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। फिर 151 में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में दिया है कि किस तरह से कैग अपनी रिपोर्ट्स तैयार करेगा और वो कहाँ कहाँ पर उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि जो कैग है उसकी हिस्ट्री किस तरह से हुई है, किस तरह से उसका गठन किया गया है और धीरे धीरे उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक जो हैं 1953 में पहली बार इसका डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसको क्या बोलते हैं, इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट 1953 में बना था। 1753 के बाद में जब इसका एक डिपार्टमेंट बनकर तैयार हो जाता है तो इस डिपार्टमेंट को एक ऑफिस की ज़रूरत है। अब वो ऑफिस कब बनता है, उसके लिए ऑफिस बनाया गया ठीक उसके कुछ सालों बाद 1858 में एक ऑफिस बनकर तैयार होता है। एक अलग से उसके लिए व्यवस्था की गई कि भाई आप इधर बैठकर अपने सारे कार्य करोगे। फिर उसके बाद 1860 में पहले ऑडिटर जनरल बनाए गए, उनका नाम था एडमंड ड्रमंड 1860 में बने थे पहले ऑडिटर जनरल। फिर उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें गवर्नमेंट सारा कंट्रोल जो है ऑडिटर जनरल वगैरह है, जो ऑडिटिंग का कार्य किया जा रहा था उसका सारा कंट्रोल ले लेती है। होता क्या था कि 1858 के पहले, मतलब कि जो पहला युद्ध हुआ था 1858 की क्रांति हुई थी, उसके पहले क्या था कि ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश से ये सारा कार्य देख रहा था, ऑडिटिंग का सारी चीज़ें देख रहा था, अकाउंटिंग देख रहा था। उसके बाद 1858 में जब ये क्रांति हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि क्राउन के हाथों में सारा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का कार्य आ गया था, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 का, उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है अपने हाथों में क्राउन से। तो इस तरह से 1919 में गवर्नमेंट कंट्रोल लेती है। उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के बारे में कहा गया, क्योंकि उस टाइम जो था, जो राज्यों का गठन नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था, प्रांतीय एरिया बटे हुए थे, प्रोविंशियल
जो एरिया था वो था। उस टाइम पे अलग अलग प्रांतों के राजा महाराजा अभी भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि पहले ब्रिटिश इंडिया था तो वो अपने तरह से कार्य कर रहा था, फिर धीरे धीरे राज्यों का गठन होना तैयार होना था। तो उस टाइम पे भी अभी प्रांतीय राज्य थे, तो वहाँ पर प्रांतीय लेखा परीक्षक रखे गए थे। उसके बाद 1936 में क्या फंक्शंस बताए गए। अब जो ये प्रांतीय चीज़ें बढ़ चुकी थी पूरे देश में अलग अलग जगह, तो सबको कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है, ये सारा बताया गया 1936 में। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 148 में इस बॉडी के बारे में बताया गया। कैग की जो इन्फॉर्मेशन है उसका उल्लेख आर्टिकल 140 अनुच्छेद में किया गया। फिर उसके बाद 1971 में क्या हुआ कि कैग के लिए एक अलग से एक्ट आता है। एक्ट क्यों आता है? क्योंकि जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें अभी भी जो ये बॉडी थी, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, इनकी सर्विसेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में कुछ नहीं था, इनके पावर्स के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था संविधान में। तो इस एक्ट के थ्रू ड्यूटीज़ और पावर्स और जो सर्विसेज थी उसकी जानकारी दी गई। तो 1971 का जो एक्ट आया, जिसे हम कैग एक्ट 1971 के नाम से जानते हैं, इसमें कैग के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं और जो सेवा शर्तें हैं उसकी जानकारी दी गई। फिर इसके बाद क्या होता है, 1976 में अकाउंटिंग जो था, अकाउंटिंग को रिमूव कर दिया गया। इन्होंने बोला कैग जो बॉडी बनाई गई थी, कैग जो निकाय बनाया गया था, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्होंने बोला कि यार हम दो कार्य नहीं देख पा रहे हैं, ना तो हम अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग का काम है दोनों एक साथ देखना संभव नहीं हो पा रहा है। हम एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी एक काम, चाहे वो अकाउंटिंग का हो या ऑडिटिंग का। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, अकाउंटिंग का कार्य है अलग कर दिया गया और जो ये ऑडिटिंग का काम है ये अलग कर दिया गया। इस तरह कैग जो है मेन उसका जो कार्य होता है वो ऑडिटिंग करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कैग की अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आर्टिकल 148 में दिया है, संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया है कि कैग की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी। कैग की नियुक्ति होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसी में दिया हुआ है कि जो कैग बनेंगे उनको एक शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगी। तो वो किस तरह की शपथ रहेगी, उसमें वो शपथ देते हैं कि मैं सत्य और विश्वास के साथ, संपूर्णता और अखंडता के साथ अपना कार्य जो है, अपना कर्तव्य है, वो ईमानदारी से करूँगा, और जो भी ये हमारा संविधान है या कानून है इसके अंतर्गत ही करूँगा, इसके तहत ही करूँगा। तो इस तरह से उनको शपथ दिलाई जाती है। तो इस वजह से जो ये ऑफिसर है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको इसी तरह से कार्य करना है। अगर इन्होंने ही थोड़ी मक्कारी कर दी तो काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। मतलब कि पैसा घोटाले जैसे होते हैं, जैसे 2G घोटाला हुआ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके जो कैग हैं या फिर और भी जो सदस्य थे वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इस वजह से ये घोटाले हो जाते हैं। लेकिन इन घोटालों को दुनिया के सामने लाना है तो वो कार्य किसका है, कैग का है। तो ये घोटाले जो सामने आते हैं ना, ये कौन लेकर आता है, ये कैग ही लेकर आता है, ये बॉडी लेकर आती है, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही लेकर आते हैं। प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कार्य करते हैं। तो कहीं कहीं हम ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट तो चलो चुनाव करते हैं, लेकिन उनको भी एक एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है अपने कार्यों के लिए। तो ये शायद आर्टिकल 74 में दिया हुआ है इसके बारे में कि प्रेसिडेंट जो है अपने कोई भी निर्णय लेते हैं उसके लिए किसकी एडवाइस लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। उसके बाद हम देखते हैं टर्म, जो भी सेवा शर्तें हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। संसद जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें डिसाइड करती है। ये सेवा शर्तों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी हमें जो 1971 में एक्ट आया था उसमें दी गई है सेवा शर्तें कि किस तरह से कैग अपने कार्य करेगा।
टेन्यूर भी उसी में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, ना ही टर्म की जानकारी है, ना ही टेन्यूर की, ना सैलरी की। ये सारी चीज़ें किस में है? एक्ट में दी गई है जो 1971 में आया था, कैग एक्ट 1971, उसमें दिया हुआ है। जो सेवा शर्तें हैं, जो कार्यविधि है, तो सारी चीज़ें उसमें दी है। जो टेन्यूर है, कार्यकाल इनका होता है कैग का, वो 6 ईयर तक का होगा। ये 65 वर्ष की एज तक ये कार्य करेंगे। उसके बाद सैलरी जो इनकी रहेगी वो रहेगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी रहती है, जो कि वर्तमान में अभी 2.5 लाख है। तो ये सैलरी के बारे में धारा 3 में दिया है, और टेन्योर के बारे में जो कार्यकाल है उसके बारे में धारा 4 में दिया हुआ है उस एक्ट में, 1971 में जो एक्ट आया था। जो कैग हैं, भारत नियंत्रक एवं महापरीक्षक हैं, वो रिज़ाइन देते हैं। किसको देते हैं? धारा 4 में दिया है, जो एक्ट आया था 1971 में। उसमें लिखा है कि अगर इनको अपना ये त्याग पत्र देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। फिर इनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? तो भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अगर उनके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट की भांति उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि किस तरह से रिमूव करते हैं। ठीक उसी तरह क्या करेंगे, जो ये भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं, इनको भी ठीक उसी तरह से रिमूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि संसद में एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा इनको हटा सकते हैं इनके पद से। अब हम देख लेते हैं कि जो कैग हैं, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये एक स्वतंत्र निकाय क्यों है, इंडिपेंडेंस बॉडी क्यों है ये? तो कैग का जो कार्यकाल रहता है ये फिक्स रहता है, और इनके मिसबिहेव या इनकैपेसिटी, अगर ये कार्य करने योग्य नहीं रहते हैं तो इनको प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाएंगे? जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ठीक उसी तरह इनको हटा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जब रिटायरमेंट इनका हो जाएगा उसके बाद ये किसी भी ऑफिस में कार्य नहीं कर सकते, ना ही यूनियन में, ना ही स्टेट में, ना ही देश की किसी संस्था में काम करेंगे, ना ही किसी राज्य में ये किसी भी ऑफिस में कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद जो सैलरी है इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होती है। और ये कौन देता है उनके लिए? पेंशन कौन देगा अगर रिटायरमेंट हो गया? वो देगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देगा। इसके बाद जो कैग हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनको कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकता है। वो खुद अपनी मर्जी से चाहें तो पार्लियामेंट में पेश हो सकते हैं। उनको कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बोल सकता कि भैया आओ, आपको यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये एक जो बॉडी है, कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्य होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, उसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 149 में मिलता है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। 1971 में एक एक्ट आता है, कैग एक्ट 1971, जिसमें ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात कही गई है, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य रहेंगे, जो उनकी शक्तियां रहेंगे और जो सेवा शर्तें हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। इसमें 1976 में एक सुधार किया गया था, जिसके द्वारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को जो डिपार्टमेंट थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। इसके बाद जो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कैग, उनका एक प्रमुख कार्य ये होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटीज़ है, मतलब कि जो देश में, भारत देश में और राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे भी जो फंड आएगा, जो टैक्स वगैरह आता है,
उन पर नज़र रखना कि किस तरह से जो इतना भी फंड आया है वो सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जानकारी रखना भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जितना भी ये कोष आ रहा है जितनी भी ये पूंजी आ रही है, क्या ये सही जगह यूज़ हो रही है कि नहीं, ये सारी जानकारी, इसकी ऑडिटिंग कौन करेगा, ये करेगा कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेंगे। इसके बाद आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो इसके लिए भारत सरकार एक अलग से कोष एक फंड एकत्रित करती है। अब ये फंड जो है सही जगह यूज़ होगा कि नहीं, इसकी जानकारी भी कौन रखेगा, इसका ऑडिटिंग कौन करेगा, वो कैग करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेंगे। इसके अलावा जो पूरे देश में ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए बैलेंस शीट तैयार करना और जो लॉस प्रॉफिट की बातें होती हैं वो सब तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता है। उसके अलावा यूनियन और स्टेट में जितनी भी बॉडीज़ रहती हैं, जितनी भी बॉडीज़ कार्य कर रही हैं, गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनकी ऑडिटिंग करना भी इनका प्रमुख कार्य होता है। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहें, राष्ट्रपति चाहें, तो किसी भी बॉडी, लोकल बॉडीज है, उनकी अकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उस कार्य को करेंगे, उसकी एक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स किस तरह से तैयार की जाती है। तो रिपोर्ट्स की जानकारी हमें आर्टिकल 151 में मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 151 में रिपोर्ट्स किस तरह से तैयार की जाएंगी, रिपोर्ट्स किसको कैसे सौंपी जाएगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, ये जानकारी दी हुई है। तो इसमें लिखा है, आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो रिपोर्ट कैग जो है वो सेंट्रल में प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। अब राष्ट्रपति वो रिपोर्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में वो रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में सौंपते हैं, मतलब कि राज्यपाल वहाँ का जो राज्य मंडल होता है, विधानमंडल होता है, उसको सौंपेंगे। इस तरह से रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल में देखें, अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और संसद में जाएगी, और हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्यपाल अपने विधानमंडल में पेश करेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जो कैग से थोड़ा अलग हैं। जो कारपोरेशंस बनाए जाते हैं, जो बॉडी बनाई जाती है ऑडिटिंग के लिए, पार्लियामेंट कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट के लिए अलग से बॉडी बना देती है, जैसे कि प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स रख दिए जाते हैं। स्टेट बॉडीज़ में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए अलग से ऑडिटर्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पर कैग के पास रिपोर्ट जाएगी, लेकिन कैग के अलावा एक ऑडिटर्स वगैरह अलग से रखे जाते हैं। तो वो कौन डिसाइड कर लेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी एक्ट के थ्रू, और एक अलग से कॉरपोरेशन बना देगी, या फिर कैग से बोलेंगे कि आप इसके लिए एक अलग से ऑडिटर रखिए और इसकी अलग से अकाउंटिंग कीजिए। तो पीएसयू में भी ऐसा होता है, जैसे कि ओएनजीसी वगैरह है, एयर इंडिया है, और भी हैं। और जैसे डायरेक्ट पार्लियामेंट कुछ प्राइवेट ऑडिटर रख के भी कुछ जैसे बॉडीज़ हैं, एलआईसी हो गई, एफसीआई हो गई, एसबीआई हो गया, इनके लिए ऑडिटिंग कराते हैं। तो कभी कभी इससे नुकसान भी होता है कि घोटाले हो जाते हैं, फिर बाद में कैग से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्योंकि एक लोकल बॉडी, प्राइवेट बॉडी कार्य कर रही थी, उसके बाद में ही वो केस जाता है, किन के पास जाता है? कैग के पास में। तो ये पार्लियामेंट के पास लेकिन एक आदेश या लॉ बनाने की शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज़ का अलग से ऑडिटिंग करा सकती है। उसके बाद में वो कैग को भी बोल सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कि राष्ट्रपति रिकमेंड कर देंगे कि आप अब इसकी अलग से ऑडिटिंग कीजिए। हालांकि हमने गठन और सारी चीज़ों के बारे में देख लिया है, लेकिन एक बार रिवाइज को तौर पर जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, जो कैग है ये निकाय बनाया गया था 1858 में। इसके फर्स्ट कैग ऑफिसर कौन थे? वो थे एडमंड
ड्रमंड 1860 में बनाए गए थे, 1860 से 1862 तक रहे हैं। और वर्तमान जो स्वरूप है अभी जो के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बॉडी है, जो निकाय हैं, इसका वर्तमान जो गठन है ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और पहले कैग बने थे, फर्स्ट इंडियन कैग कौन बना था? वी नरहरि राव बने थे। ये बने थे 1948 में और ये रहे हैं 1954 तक। और करंट में जो वर्तमान में अभी कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इस तरह से हमने अपने नोट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है कि किस तरह से ये बॉडी बनाई गई है, इसके कार्य क्या हैं और किस तरह ये कार्य करती है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब लास्ट में हम रिवीजन के तौर पे अभी विकिपीडिया में देख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है और कुछ छूटा होगा तो हम उसको अलग से पढ़ लेंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, इसलिए ये किस तरह की बॉडी हुई, ये एक संवैधानिक निकाय हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका वर्णन हमें आर्टिकल 148 में मिलता है। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करना। ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जितना भी फंड होता है, जितना भी पैसा है, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडीज़ के पास हो या कॉरपोरेशंस वगैरह बॉडीज़ के पास हो या फिर गवर्नमेंट के पास हो, जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करेंगे, ताकि जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, वो सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी होती रहे। घोटाले ना हो, इस घोटालों को रोकने के लिए ही ये बॉडी बनाई गई है, ये निकाय बनाया गया है। लेकिन कभी कभी पार्लियामेंट का क्या करती है? पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा किसी लॉ को लाती है और उसके द्वारा अलग से कुछ बॉडीज़ के लिए, कुछ PSUs होते हैं या फिर कुछ प्राइवेट संस्थाएं होती है, उनके लिए अलग से ऑडिटर रखती है या ऑडिटिंग बॉडी बना देती है, तो वो स्टैट्यूटरी होते हैं। लेकिन जो CAG ऑफ इंडिया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो ये संस्था है, ये एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर लिखा है कि 1971 में एक एक्ट पारित किया गया है जिसको हम बोलते हैं कैग एक्ट 1971। इसमें ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात कही गई है। इसमें कार्य शक्तियाँ और जो सेवा शर्तें हैं उनकी बात कही गई है। तो ये एक्ट आया था 1971 में और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 1976 में। उसके बाद जो अकाउंटिंग है और ऑडिटिंग है, इनके कार्य अलग अलग कर दिए गए थे और अकाउंटिंग का जो कार्य है वो अलग कर दिया गया और ऑडिटिंग का कार्य है वो अलग कर दिया गया। अब इसके बाद में जो वर्तमान में कैग ऑफ इंडिया हैं, जो वर्तमान में कैग हैं, वो कौन है? CG मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन से नंबर के कैग हैं? तो ये 14th नंबर के कैग हैं। आज़ादी के बाद से ये 14th नंबर के कैग हैं। पहले आज़ादी के बाद कौन थे कैग? तो वो थे वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। उनका कार्यकाल था 1948 से लेकर 1954 तक। ये लिखा हुआ है, वी नरहरि राव जी का नाम लिखा है। ये फर्स्ट आज़ाद इंडिया के, आज़ाद भारत के कैग बने हुए थे, वी नरहरि राव। ये 1948 से लेकर 1954 तक थे। और इसका जो हेड ऑफिस है, जो इसका हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर हमें कैग की जो सैलरी होती है उसकी जानकारी मिलती है, तो 2.5 लाख पर मंथ है। तो ये किसके इक्वल होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जो कैग का कार्यकाल होता है वो होता है या तो 6 साल के लिए रहेगा या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए रहेगा। जो इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? कि कैग की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं, नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जानकारी दी गई है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा भी है कि जो सीजी मुर्मू हैं वो 14 नंबर के कैग हैं, और जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं किसकी? कैग की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग को एक शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ कुछ इस तरह की होती है, तो उसका प्रारूप ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ड्यूटीज़ क्या होती हैं कैग की, उसकी बारे में लिखा है कि जो 1971 में एक्ट आया था उसमें कैग की जो ड्यूटीज़ हैं उनकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर कैग के रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनको किस तरह से हटाया जाएगा ये लिखा है। या तो वो देखो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों या 6 वर्ष का कार्यकाल उनका हो चुका हो, तो वो अपने पद से हट सकते हैं। इसके अलावा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देंगे तो हटा दिया जाएगा। और उसके अलावा क्या है कि अगर वो मिसबिहेव करते हैं या इनकैपेसिटी हो जाती है, उनकी कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है या कोई मिसबिहेव करते हैं, तो ये होने पर भी राष्ट्रपति पार्लियामेंट और में एक स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक उसी तरह से इनको भी हटा सकते हैं। कैग को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह भी हटाया जा सकता है। जो कैग होते हैं वो इंडिया ऑडिट एवं अकाउंट सर्विसेज, जो लेखा जोखा होगा और जो लेखा परीक्षक होगी उसकी जानकारी रखेंगे। कैग का ये कार्य होता है कि जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसके हेड रहेंगे और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग संभालेंगे ये। इसके बाद में स्कोप ऑफ ऑडिट्स दिया है कि ऑडिटिंग का क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में, ये सारी दी गई चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद कैग विनोद राय ने जो एक सजेशंस दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद ऑडिटिंग रिपोर्ट्स जो आई थी 2G स्पेक्ट्रम के लिए, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसकी जानकारी दी गई है। तो ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था ये किसकी वजह से उजागर हुआ या किस तरह से सामने आया है, इसकी जानकारी भी कैग के द्वारा दी गई थी। क्योंकि कैग का तो ये काम ही है ना कि जो पैसा है वो सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो इतना बड़ा जब घोटाला हुआ तो उसकी ऑडिटिंग किसने की थी? कैग के द्वारा कराई गई थी। उसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि जितने स्कैम हुए हैं वहाँ पे जो ऑडिटिंग है वो कैग के द्वारा कराई गई है। इसके बाद लिस्ट दी गई है, जो अभी तक के कैग हुए हैं उनकी लिस्ट दी गई है, जितने भी इंडिया में कैग हुए थे। तो आज़ादी के बाद वी नाराहरी राव पहले कैग बने थे 1948 से लेकर 1954 तक। इसके बाद में अभी वर्तमान में सीजी मुर्मू हैं, वो 2020 में बनाए गए थे और अभी भी कार्यरत हैं। ये लिस्ट एक बार आप देख लेना, क्योंकि सभी जितने भी कैग हुए हैं इनका नाम आपको मतलब याद नहीं करना है, बस लिस्ट को देखना है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि इनमें से कौन कैग नहीं रहे हैं। जो सीजी मुर्मू जी हैं वो 14वें नंबर के कैग हैं, ठीक है। और पहले जो थे फर्स्ट थे वो वी नाराहरी राव जी थे। तो इस तरह से हमने कैग के बारे में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ लिया है सब कुछ। इस तरह हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है। हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब आप वीडियो को एक बार देख लेना, अपने नोट्स अलग से बनाना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारा कवर कर लिया है। कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने जो ये शॉर्ट नोट वाला पोर्शन देखा था, तो ये सिंगल पेज में लिखा हुआ है। मैं आपको ये पेज टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये पेज जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह एक सिंगल पेज में सारी जानकारी लिखी हुई है।